हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मेंस सिंप्लीफायर सीरीज जिसमें हम लोग मेंस को सिंप्लीफाई करेंगे। जो जटिल से जटिल चीज़ें हैं उनको सरल से सरल तरीके से कैसे पढ़ें इसको जानेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला वीडियो है प्रेजेंटेशन का, जो पहला टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन में जो बच्चों को डाउट, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने देखा कि बाबरनामा के बारे में लिखा हुआ है, या उन्होंने किसी चीज की व्यवस्था, कोई राजनीतिक व्यवस्था आगे उन्होंने, या फिर किसी राजा का नाम लिखा हुआ है, राजा की प्रशासनिक व्यवस्था या फिर पर्टिकुलर राजा की उपलब्धियों का हमने देखा। राजा, हमने पर्टिकुलर राजा का नाम देखा, उसके बारे में हमें जो पता था हमने सारा लिख दिया। तो ये नहीं करना होता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो प्रश्न है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन छत्रसाल के बारे में, छत्रसाल महाराज की उपलब्धियां पूछी हैं। उपलब्धियों का वर्णन करें। अब छत्रसाल तो ठीक है, हमारे कौन के बारे में उपलब्धियां वर्णन करनी है हमने छत्रसाल में देख लिया। क्या वर्णन करना है, हम कौन पे, या ये जो मेन कंटेंट होता है इस पे रह जाते हैं और हम ये देखते ही नहीं है कि पीछे क्या लिखा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हम प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर 10 सेकंड ये सोचेंगे कि इसमें मैं किस प्रेजेंटेशन का यूज कर सकता हूँ। इसमें क्या मुझे कोई कोटेशन याद है, कोई लाइन याद है, कोई दोहा, जैसे छत्रसाल महाराज में हम इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काऊ होंस। तो जो हम लाइन पढ़ते हैं, क्या हमें वो लाइन याद है? एक बार हम दिमाग में इस चीज को सोच लेंगे। यदि याद है तो फिर हम अपना उत्तर फ्रेम करने के बाद उत्तर लिखने की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों को डाउट रहता है कि प्रेजेंटेशन देने में समय लगता है। समय क्यों लगता है? जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें प्रेजेंटेशन का यूज नहीं करते हैं। जब आप नोट्स में प्रेजेंटेशन यूज नहीं करते हैं, या फिर जब आप कोई चीज याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो शॉर्ट में लिख के देखते हैं याद करने के लिए, वहां पे आप प्रेजेंटेशन का यूज नहीं करते हैं। तो समय लगने का एकमात्र कारण है कि आपके हाथ उसके लिए यूज टू नहीं हुए हैं, उनको उस चीज की आदत नहीं पड़ी है। तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन में समय बचाने के लिए क्या करेंगे, जब आप नोट्स बनाएं तो आप प्रेजेंटेशन का यूज, फ्लो चार्ट्स का यूज, डायग्राम, मैपिंग, ये चीजें जो है आप अपने नोट्स में ही इंट्रोड्यूस करें। नोट्स में ही इनको लेकर के आए। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप अपने पास A4 शीट रखें, और A4 जो ब्लैंक शीट्स आती हैं, पढ़ा उस टॉपिक को हमने, उसका एक ब्रीफ बना करके देख लिया कि हाँ, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। उसको एक बार सोच करके देख लिया कि इसमें क्या उत्तर हम लिख सकते हैं, उसका इंट्रो कंक्लूजन क्या हो सकता है। कौन सा फ्लो चार्ट कहाँ यूज करें, ये अभी हम जब आगे देखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। फ्लो चार्ट से स्पेस भर दिया है ऐसा लग रहा है, तो फ्लो चार्ट बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखें, ये भी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। अलाइनमेंट कैसे लाएं, ये कुछ हमारे बेसिक टॉपिक है जिसपे हमारा जो डाउट है वो हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो कब कौन सा फ्लो चार्ट यूज करना है। जैसे कि आपको कहीं सिंपल पॉइंटिंग देनी है कि 1 2 3 4 5, सीधे सीधे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी है आपको, या किसी चीज की महत्व लिखना है, लाभ लिखना है, इस तरीके के में आप एक ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप ये वाली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एरो यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको किसी चीज में क्रमिक परिवर्तन बताना हो, कोई टाइमलाइन दिखानी हो कि इसमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है, तो आप इस वाले फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। और इसको बहुत छोटा बनाना है। ये जो बॉक्स है वो एक लाइन के अंदर बन जाना चाहिए। हमारी ये 2 लाइन होती, 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसी में ये बॉक्स बन जाने चाहिए। ज्यादा स्पेस हमें खराब नहीं करना है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मेन होता है हमारे आंसर की जान, हमारा कंटेंट, हमारी राइटिंग। फिर इसके बाद जैसे 3A है, ये जो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये हमारे किसी भी चीज को, जैसे हमने वो पढ़ते हैं हम, खाद्य सुरक्षा,
खाद्य सुरक्षा हमने पढ़ा। खाद्य सुरक्षा में 3 डायमेंशन होते हैं, 3 मूल चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। जैसे हमें जीव मंडल की बात करनी है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का ट्राई जंक्शन जो होता है, ये होता है हमारा जीव मंडल। तो इस तरीके का कोई फ्लो चार्ट आपको वहां यूज करना है जहां 3 अलग अलग चीजें हैं या 4 अलग अलग चीजें हैं या 2 अलग अलग चीजें हैं, और आपको क्या करना है, उन्हें संबंधित बताना है कि ये तीनों या ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि आपको इकोटोन बताना है, तो आपने बताया एक पारितंत्र ये है, जैसे मान लीजिए ये समुद्री पारितंत्र है, ये है घास पारितंत्र, या फिर ये वन पारितंत्र या स्थल पारितंत्र है, तो यहाँ आप बताएंगे इकोटोन। ठीक है, ये फ्लो चार्ट 2 में 3 में जब भी आपको 2-3 चीजों को एक साथ कनेक्टेड शो करनी है तब यूज करना होता है। इसके बाद एक ये फ्लो चार्ट होता है, ये नॉर्मली तब यूज करते हैं हम जब हमें 5 पॉइंट तक देने होते हैं, लेकिन इसमें फ्लो चार्ट बनाते समय क्या ध्यान रखें। जैसे आपने पेंटागन बनाया, आपने एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, फिर एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, फिर एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, फिर भी इवन दिख रहा है। आपने एक पॉइंट यहाँ लिखा, एक पॉइंट यहाँ लिखा, ये एक पॉइंट आपका छूट गया, आपको याद ही नहीं आया। तो ऐसे में आपको किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं, आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, इसके बाद साइड वाले पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर नीचे जाएंगे अगर याद आ रहे हैं दोनों तो। ठीक है, इससे आपका यदि आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं तो आप फिर नीचे जो स्पेस है वहां पे कोई और कंटेंट के लिए लाइन में यूज कर सकते हैं। सेम चीज हम इसके साथ करेंगे कि हम यहाँ हमने मेन पॉइंट्स दिए, अब हमें और पॉइंट याद नहीं आए यहाँ देने के लिए, तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे और नीचे हमारा दूसरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। यदि हमें याद है, अगर एक याद है तो हम उसको यहाँ दे देंगे, अगर हमें 2 याद है तो इस तरीके से, 3 याद है तो हम इस तरीके से दे देंगे। ये वाले जो डायग्राम है इसमें स्कोप बहुत ज्यादा पॉइंट्स का होता है कि आपने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए, फिर भी आपको कुछ और याद आ रहा है, तो अगर आपको 2 याद आ रहा है तो यहाँ से आप 2 एरो निकाल सकते हैं, 3 याद आ रहा है आप 3 एरो निकाल सकते हैं, सिंगल याद आ रहा है आप सिंगल। इसमें डायमेंशन यदि आपको एडजस्ट करने के लिए बहुत स्कोप होता है इस वाले डायग्राम में, तब आप इसका यूज करेंगे। जब आपको 4 चीजें स्पष्ट, जैसे किसी चीज के घटक बताने हैं, आपको स्पष्ट याद है कि 4 घटक हैं, तो आप इस तरीके का डायमेंशन यूज कर सकते हैं। 6 से 8 पॉइंट के लिए आप हेक्सागोन का यूज कर सकते हैं। अब हेक्सागोन का यूज स्मार्टली कैसे करें, एक तो हेक्सागोन में हम 6 पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से हेक्सागोन बनाया, आपने ये 6 पॉइंट दे दिए, अब आपको 2 पॉइंट और याद आ रहे हैं, आपने यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके अलावा आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, 7 मार्कर में आप इस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन यदि आपको लग रहा है कहीं पे जहां आपको लग रहा है कि स्पेस है मेरे पास, मुझे इस स्पेस को किसी भी तरह भरना है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट याद नहीं आ रहा है, आप इसी हेक्सागोन को उठा करके इस तरीके से बना देंगे। एक पॉइंट ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा जो पेज का स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा कवर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का हम प्रेजेंटेशन हेक्सागोन के साथ दे सकते हैं। सेम जो हमने पिछले वाले हाफ सर्कल में ध्यान रखा था, वही हम सर्कल में भी ध्यान रखेंगे। यदि हमें पॉइंट्स शुरू यहां से करेंगे और इवन पॉइंट देते हुए चलेंगे इवनली, अगर हमने गलती से ऐसा किया कि हमने यहाँ पॉइंट लिखा, यहाँ पॉइंट लिखा और फिर हम यहाँ पहुंच गए, इसमें समस्या क्या होगी, अब ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है बराबर नहीं है, ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया है या कोई पॉइंट आप लिखना भूल गए हैं, ये प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए जब भी हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरीके से लें कि ऊपर का पॉइंट, इसके बाद ये वाले पॉइंट्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये हमारे आंसर को जो है ना अच्छा दिखाने का काम करती हैं, इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जब भी प्रेजेंटेशन दें, प्रेजेंटेशन की इन छोटी छोटी चीजों को याद रखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना उसको बहुत अच्छे से दिखाना भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं
आपको खाना दिया जाता है बहुत टेस्टी, मान लीजिए, लेकिन उसको बस ऐसे ही प्लेट में लाके सर्व कर दिया जाता है। और एक रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है, उसके पास शायद उतना टेस्टी फूड नहीं वो बना पाता, लेकिन वो क्या करता है, बहुत अच्छे से गार्लिक से या फिर किसी फ्रूट के साथ चीजों को प्रॉपर सर्व करता है, प्रॉपर दिखाता है कि हाँ ये प्रेजेंटेशन के साथ देता है। तो हम भले ही वो थोड़ा सा उसका टेस्ट 19 होगा, लेकिन फिर भी हमें वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। तो वही चीज हमारी कॉपी में हमारी प्रेजेंटेशन करती है कि भले ही हमारा कंटेंट थोड़ा 19 हो जाता है या राइटिंग थोड़ी हमारी 19 है, तो ये प्रेजेंटेशन उसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने का काम करती है। एक ये प्रेजेंटेशन आप पॉइंट में यूज कर सकते हैं, जब भी आप जैसे आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ बीच में आप बनाएंगे इंट्रो, नीचे कंक्लूजन, यहाँ पे आप पॉइंट्स यूज कर लेंगे। ठीक है। जब आपको किसी भी चीज की समस्या, उसी के समाधान बताने हैं, या कोई भी समस्या है उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं वो बताने हैं, उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं वो बताने हैं। तो आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जैसे उद्योगों से वेस्टेज निकल रहा है, प्रदूषित हो रही है हमारी वायु, उद्योगों से गैसों का निकलना, तो उसका समाधान क्या होता है, उद्योगों में हम चिमनियां लगाएं, वायर वाट जो एयर प्योरीफायर जो फिल्टर्स होते हैं उनका यूज करें। तो उसका जैसे हमने यहाँ पे वो समस्या लिखी, उसी का समाधान हमने इस साइड लिख दिया। अब इससे होगा क्या कि पॉइंट टू पॉइंट उसको समाधान मिल रहा है, कि हमारी हर समस्या जो है उसका अलग समाधान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है कि आपने सीधे सीधे समस्याएं बता दी उसके बाद समाधान। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, कि आपने वही समस्या डिस्कस की और उसी के साथ आपने समाधान को भी बता दिया। ये फ्लो चार्ट है, बहुत कॉमन है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें इस तरीकृत व्यवस्था बतानी है। कब? जैसे कि हम हिस्ट्री में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके स्तर बता रहे हैं, केंद्र जो है जैसे साम्राज्य है, फिर राज्य है, फिर जो हमारा जिला होता है जिसको कहीं पे सरकार कह दिया जा रहा है, किसी पे विश कह दिया जा रहा है, और लास्ट इकाई ग्राम, या फिर जब हम जो वैदिक काल होता है हमारा वहां जाते हैं तो इसको हम कह देते हैं कुल। सबसे छोटी इकाई हमारी कुल, जिसका प्रमुख कुलप होता है। तो जब हमें स्तरीकरण व्यवस्था बतानी है, पॉलिटी में हमें बताना है यदि हमारी त्रिस्तरीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीचे हमारा स्थानीय स्वशासन, या फिर हमें जो हमारा जुडिशरी है उसको बताना है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन आता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं हमारे। ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला है, ये स्तरीकरण को, स्तर आपके 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये स्तरीकरण बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। आप इसको यूज कैसे करें, देखिए, जैसे आपका ये पेज है, ये हाफ पेज आपको 7 मार्कर में मिल रहा है। एक तरीका होता है कि आप यहाँ लिखें, उसमें एक एक चीज को डिफाइन करें, उसका नाम लिखें, और फिर यहाँ पे उसका नाम फिर से लिख करके और उसका डिस्क्रिप्शन दें। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पतला ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पे लिखें सुप्रीम कोर्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय हमारे जो हैं। अब इसी के आगे आप उसको डिस्क्राइब करते जाएं, 3-3 लाइन, 2-2 लाइन, जितना भी आपके पास स्पेस है। एक ये तरीका होता है। इसमें स्तरीकरण भी आपने बता दिया, यहीं आपको नाम लिखने के कारण यहाँ पे डबल से नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तरीका ये हो जाता है, या फिर अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल है आप, तो इस साइड डायग्राम, अगर आप केवल डायग्राम बताना चाहते हैं या कोई फैक्ट, तो इस साइड का फैक्ट यूज करेंगे, राइट साइड का। ठीक है। ये वाला स्पेस हम यूज करेंगे। इसके बाद एक ये फ्लो चार्ट है हमारा, जैसे ये एरो, एक हमने फर्स्ट में देखा था कि हम इस तरीके से कुछ बता रहे थे चीजों को, क्रमिक परिवर्तन जब हम बता रहे थे। दूसरा हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 78 में आया, 83 में इसका नाम चेंज हुआ, 2014 में मिशन इंद्रधनुष इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया हमने, और वर्तमान स्थिति मिशन इंद्रधनुष या इसकी जो भी होगी यूपीआई यूआईपी की, वो हम लास्ट में बता देंगे, या फिर हम इस एरो के पॉइंट पे भी वो चीज
बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं किसी भी क्रमिक परिवर्तन वाली चीजों की। अब आपको इकोनॉमी में कोई डेटा देना है। देखिए, हर जो पेपर है उसका हर पार्ट है, उसमें डायमेंशन अलग होते हैं, उस पेपर को डील करने का तरीका अलग होता है, और हमें हर पेपर की डीलिंग सीखनी है। कंटेंट लिमिट करके बहुत ज्यादा हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके डील कर सकें, इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं। इकोनॉमी और जनसंख्या का कोई डेटा है जिसमें आपको परसेंट वाइज कोई चीज बतानी है, तो आप जैसे आपने इकोनॉमी में क्षेत्रीय योगदान बताना है अपना, तो आपने यहाँ पे इसमें लिख दिया प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है वो बता देंगे आप, हमारा लगभग 18% के अप्रोक्स है। फिर इसके बाद आपका सेकंड आपने बताया द्वितीय क्षेत्र का योगदान। द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 25 के अप्रोक्स है हमारा, ये हम परसेंट यहाँ पे लिखेंगे। और अगर हम थोड़ा सा बड़ा गोला बना रहे हैं तो हम ये वाला जो फैक्ट है इसको यहीं लिख देंगे, नहीं तो हम एरो करके बाहर भी लिख सकते हैं। तृतीय क्षेत्र का योगदान, तो इस तरीके से हम ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। इसके अलावा कोई चीज है जिसमें 3 पॉइंट है, जैसे किसी चीज के 3 घटक हैं, तो आप इस तरीके से उसको ट्राइंगल से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स के जो डायग्राम होते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ट्राइंगल, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें। और हमें चूंकि नॉर्मली याद रहता है कि हमें कितने पॉइंट्स इसमें देने हैं, यदि वो अमूर्त प्रश्न नहीं है, विशेषताएं या इस टाइप का नहीं है, अगर घटक है या प्रकार है, तो हमें उसके प्रकार या घटक याद रहते हैं, इसमें कितने प्रकार या कितने घटक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन का चूज करेंगे, फ्लो चार्ट का चूज करेंगे। अब ये जो 2 फ्लो चार्ट हैं, ये हमारे इकोनॉमी में भी यूज हो सकते हैं, और किसी भी चीज में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हम हमारी साक्षरता दर, हमारा लिंगानुपात, वृद्धि दर, तो इन चीजों में भी आप ये वाले फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लिंगानुपात 972 था सबसे पहले, फिर लगभग 52 में हमारा 942 के आसपास पहुंचा, फिर और डिक्रीज हुआ 927, हमारा जो 91 में 927 था। इसके बाद 2001 में हमारा बढ़ा 930, 931 के अप्रोक्स था, और 943 अभी है। ये आपने क्रमिक परिवर्तन बताया कि हम पहले हमारा जो है लिंगानुपात वो गिरा 91 तक, यहाँ हम 1991 लिख देंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि इसके बाद जो है हमारा लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक है, तो ये वाले डेटा ग्राफ जो है हमें इसी के साथ जो इकोनॉमी में परिवर्तन पूछते हैं वो वृद्धि पूछते हैं, जैसे कि राजस्व से रिलेटेड कोई डेटा आपसे पूछा गया है, तो उसको आप ग्रेजुअली बता सकते हैं कि हम जो हमारा बेस ईयर है 2012-13, उसमें हम कहाँ पर थे, इसके बाद हम 2015-16 में कहाँ पर थे, फिर उसके बाद 2020 में हम कहाँ पर थे, और वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पर थे। तो इस तरीके से हम ये फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। दंड आरेख, जब एक चीज को वर्ष अनुसार हमें बताना है उसमें परिवर्तन। दंड आरेख जब 2 चीजें हैं एक साथ आपकी, उनमें तुलना भी बतानी है प्लस प्रतिवर्ष का अंतर भी बताना है, तो हम ये वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आय और व्यय, जो राजस्व आय है और राजस्व व्यय है, 2 चीजों को हमको एक साथ बताना है। अब हम इन दोनों को अलग कैसे करें, तो हम किसी एक में थोड़ा सा लाइनिंग कर सकते हैं, या कुछ भी थोड़ा सा उसमें सिंबल बना देंगे जिससे 2 अलग अलग चीजें प्रेजेंट हो जाएंगी, और उसके नीचे बता देंगे कि ब्लैंक है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, और जिसमें लाइनिंग है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाले डायग्राम हम वहां यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक ये फ्लो चार्ट होता है, ये फ्लो चार्ट आपको मेनली 10 मार्कर जो होता है ना, उसमें आप जो ब्रीफ में बताना चाहते हैं पूरे आंसर का, वो होता है
ये वाले फ्लो चार्ट में, जैसे कि आपने 10 मार्कर में पूरा इंट्रो दिया, नॉर्मली 3 लाइन का हम इंट्रो देते हैं, 3 से 4 लाइन का। उसके बाद आप ब्रीफ में यहाँ पे 3 से 4 लाइन, ये आपका लेगा 1 लाइन, मान लीजिए ये लिया, 1 लाइन ये वाला स्पेस यूज कर लेगा, और 2 लाइन ये वाला स्पेस यूज कर लेगा। आपका 4 लाइन में ये फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। हमें इससे ज्यादा फ्लो चार्ट के लिए स्पेस बर्बाद नहीं करना है। यदि हमारा कंटेंट स्ट्रांग है और हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, हम कंटेंट को डील कर सकते हैं तब। अब इसके अलावा एक चीज ये है कि हम आंसर में एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन क्या लेंगे। अगर हम 7 मार्कर में कोई फ्लो चार्ट यूज करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे इधर पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं और कोई फ्लो चार्ट यूज करना चाहते हैं, हम इंट्रो देंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट, और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे वाले फ्लो चार्ट यूज करें। आप यहाँ पे बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसमें आप 4 पॉइंट ही बता सकते हैं, या फिर आप क्लाउड तो वो हो गया, हेक्सागोन यूज कर सकते हैं आप, पेंटागन यूज कर सकते हैं आप। तो ये वाले में कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें इस तरीके का स्पेस होता है, खड़े में स्पेस कम और हॉरिजॉन्टल स्पेस ज्यादा होता है, तो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे देखने में भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है। तो इसीलिए हम इस तरीके के फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सर्कल ठीक लगता है, लेकिन क्या होता है सर्कल में यहाँ पॉइंटिंग के लिए अनइवन लाइन यूज करनी पड़ती है हमको। जैसे आपने यहाँ मान लीजिए सर्कल यूज किया, यहाँ छोटी लाइन आई, यहाँ आई, फिर ये अनइवन सी लाइन हमको यूज करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि और इसी की जगह हम जब ये थोड़ा सा, इसको हम ओवल शेप भी यूज कर सकते हैं, ओवल शेप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हमें प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सर्कल बना दिया, आपने ये बना दिया, वो बना दिया, पेंटागन बना दिया, हेक्सागन बना दिया, ओवल बना दिया, या फिर इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दिया। कहाँ कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी प्रेजेंटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि अभी मैं लगभग रेगुलरली 5 से 10 लोगों की कॉपी चेक कर रही हूँ। कोई ना कोई मुझे कॉपी दिखाने आता है, उनकी कॉपी में मैं देखती हूँ कि उनने फ्लो चार्ट तो यूज किया, लेकिन उस जगह के हिसाब से जो फ्लो चार्ट फिट हो सकता था वो यूज नहीं किया। या फिर उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया, उनको 4 पॉइंट याद है, उन्होंने इधर से शुरू किया, इधर से लिख दिया, इधर उनने स्पेस खाली छूट गया उनका। या फिर उनने इस साइड से शुरू किया तो इस साइड लिख दिए, इस साइड वाला स्पेस खाली छूट गया। तो ये नहीं करना है हमको। इसके बाद अलाइनमेंट। देखिए, अलाइनमेंट कॉपी की जान होती है। आपकी कॉपी को सुंदर बनाने में फ्लो चार्ट से ज्यादा योगदान अलाइनमेंट का होता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब हेडिंग सब हेडिंग को स्पष्ट दिखा रहा हो, उसके पॉइंट एक के नीचे एक लिखे हो इस तरीके से, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट, हम, और यहां से जैसे कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा हो, कोई भी वर्ड जो भी आपका स्टार्ट हो रहा हो, तो ये अगर अलाइंड है तो आंसर अच्छा दिखता है। आप कभी भी इस तरीके का काम करके देखिएगा अपनी कॉपी में कि पॉइंट थोड़े से भी इधर उधर जिगजैग जा रहे हो, या फिर ये वाला डेटा जो है वो अलाइंड नहीं हो एक लाइन में, तो आपकी कॉपी उतनी सुंदर नहीं लगती है। आपकी कॉपी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती देखने में, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होता है ना, उसको देखने में व्यक्ति को पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, ये चीज समझ में नहीं आती है। तो हम जब भी यूज करेंगे हेडिंग, उसके बाद हम हेडिंग का लगभग हाफ जो स्पेस है उसको आगे का छोड़ेंगे, उसके बाद हम सब हेडिंग का कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि उसको समझ में आए कि जब वो नेक्स्ट हेडिंग पे आए तो उसको सीधे सीधे समझ में आए कि ये हेडिंग थी, उसके बाद सेकंड हेडिंग ये थी। जैसे कि आप किसी भी आधार पे, जैसे आपने ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार आपको लिखने हैं, तो आपने उपयोग के आधार पे बताए, फिर आपने बताए पर्यावरण के आधार पे, तो आपने यहाँ उपयोग के आधार पे बताया परंपरागत गैर परंपरागत, फिर पर्यावरण के आधार पे बताए
प्रदूषणकारी, गैर प्रदूषणकारी, ठीक है, या नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जो भी हमारे हैं, तो उसको स्पष्ट नजर आने लगेगा कि यार ये हेडिंग्स चल रही हैं और ये सब हेडिंग्स हैं, कंटेंट स्पष्ट दिखता है। अब यही आप ऐसा कर दें कि मान लें आपने लोगों की कॉपी में, मैंने देखा है बॉक्स में उन्होंने हेडिंग यूज की, फिर एक बॉक्स बना के इसकी सब हेडिंग कर दी। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हेडिंग कौन सी और सब हेडिंग कौन सी, और कहाँ से हमने पॉइंट चेंज करके नई हेडिंग ले ली है। मान लीजिए अब वन, वन आपने लिखा, वन के प्रकार आपको देने हैं, ये मेन हेडिंग है आपकी, आपने यहाँ से थोड़ा सा प्रकार, ठीक है, प्रकार में भी आपको सब हेडिंग देनी है, आपने यहाँ बताया प्रशासन के आधार पे, प्रशासन के आधार पे हमारे तीन होते हैं, आपने एक, दो, तीन बताए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रकार था, वो आपने यहाँ पे बता दिया घनत्व के आधार पे, ठीक है। इसके बाद आपने और जो इसके सब टाइप थे इसी लाइन में नीचे लिख दिए। स्पष्ट दिख रहा है कि यार ये मेन हेडिंग चल रही है, इसके अंदर ये इसकी सब हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग ये चल रही है, और इस वाले की सब हेडिंग ये चल रही हैं। चीजें स्पष्ट होने से ज्यादा स्पष्ट दिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग सब हेडिंग में, नॉर्मली मैंने बच्चों को देखा है जितनी कॉपी चेक कर रही हूँ उसमें मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉक्स ही बॉक्स बना करके लेकर के आ रहे हैं। ये वाला प्रेजेंटेशन उनकी आधी से ज्यादा कॉपी बॉक्स से भरी हुई है, सारी हेडिंग में बॉक्स, तो उसमें थोड़ी सी वैरायटी आप ला सकते हैं। आप एक ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, इजी है बनाना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आप थोड़ा सा इसी को कर्व दे करके यूज कर सकते हैं, आप एक क्लाउड वाला यूज कर सकते हैं, इजी है। डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन हेडिंग में क्यों यूज नहीं करनी है, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, उसको भी आप सिंगल अंडरलाइन करेंगे, तो वो चीज और आपकी हेडिंग की लाइन थोड़ी सी एक सी नजर आएगी, जिसके कारण वो हेडिंग उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाएगी। और हेडिंग की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो हमारे पूरे कंटेंट को शॉर्ट में बता देती है कि हमने क्या लिखा होगा अंदर। आपकी हेडिंग बताएगी, आपने जैसे वन, अभी हम चर्चा कर रहे थे वन, तो वन अगर आपने प्रशासन के आधार पे, तो सामने वाले व्यक्ति को पता है कि प्रशासन के आधार पे तीन होते हैं। अगर ये तीन आपने नाम लिखे हैं और वो अंदर का कंटेंट देखे ना देखे उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको पता है कंटेंट। तो हेडिंग हमारा ये काम करती है कि अंदर का कंटेंट थोड़ा सा अगर 19 भी है, मतलब वो थोड़ा कमजोर भी है, तो हेडिंग बता देती है कि यार इसको पता है चीजें, इसको चीजों की समझ है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी वैरायटी लेकर के आएंगे हेडिंग में, ठीक है। एक ये वाला आप यूज कर सकते हैं। बनाने का तरीका हर चीज का अलग होगा और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं ये सभी चीजें, जब आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे 10 मार्कर क्वेश्चन में। अगर देखो हमारे जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक डायमेंशन नहीं पूछते हमसे, वो जैसे उन्होंने पूछ लिया कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इन्होंने पहला पूछ लिया क्या है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन क्या है, इसके लाभ क्या है या इसका महत्व क्या है। तीसरा डायमेंशन क्या है, इसकी हानियां क्या है। अब इसमें तीन डायमेंशन है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हमारे पास क्या था, हमने उसको इंट्रो बनाया 3 से 4 लाइन। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि सोशल मीडिया क्या है, तो आप इसके लिए अगर 5 लाइन भी जाते हैं ना, नॉर्मली हमें इंट्रो 3 लाइन का देना है, यदि आप 5 लाइन भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया, नेक्स्ट डायमेंशन स्टार्ट किया। मैंने देखा है कि लोगों के पास किसी एक भाग में बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो वो ले गए यहाँ तक, और यहाँ दूसरे भाग में कम पॉइंट थे तो 1 2 3 4 करके छोड़ दिया, और यहाँ उनने लिख दिए एक भाग में 10 पॉइंट। वेटेज तीन चीजों का बराबर है, आंसर जो लिखना है उसमें तीनों चीजों पे बराबर नंबर मिलने वाले हैं। फिर हम वेटेज अलग अलग क्यों दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पॉइंट इसमें ज्यादा थे इसमें कम थे? नहीं, इसको हम थोड़े से कम करेंगे, 1 2 इसमें और बढ़ा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे इसमें, एक मिनट,
जैसे आपने यहाँ पे एक हेडिंग स्टार्ट की, इसमें आपके पास ज्यादा पॉइंट्स थे, आपने यहाँ तक लिया, इससे ज्यादा स्पेस आपको यूज नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो खत्म लगभग यहाँ पे होगा। थर्ड पार्ट आपने स्टार्ट किया, अब आपको लग रहा है कि यार इसमें आपके पास स्पेस लगभग उतना ही यूज करना है आपको, लेकिन पॉइंट्स कम है। अब क्या करेंगे हम, वहां पे बना देंगे हम फ्लो चार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी फ्लो चार्ट जो आपको एट दैट पॉइंट याद आ जाए या आपको लगे वहां बनाने के लिए जरूरी है, वो फ्लो चार्ट बना देंगे, तो वो उतना स्पेस आपका यूज हो गया। प्लस फ्लो चार्ट में नॉर्मली पॉइंट अगर बहुत कम नहीं है तो वो काउंट नहीं किए जाते ज्यादा, कि हाँ ये व्यक्ति काउंट करने बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट नहीं होते नॉर्मली। वो अगर आपने पेंटागन बनाया है तो फिक्स है कि आपने 5 पॉइंट लिखे होंगे, हेक्सागन बनाया है तो फिक्स है कि 6 या 8 पॉइंट लिखे होंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अमूर्त वाले जो फ्लो चार्ट है वो यूज कर लेंगे, हम इसमें सर्कल यूज कर लेंगे, ओवल यूज कर लेंगे। तो ऐसे में हम पॉइंट इजीली, और उतना स्पेस जो है हमारा वो भी यूज हो जाएगा। इसके बाद मैपिंग कैसे करें, देखिए कैसे नहीं करें पहले ये देख लेते हैं हम। एक मैप मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने इसको पहले तो मैप बनाया, मैंने मैप बनाना मुझे लगता है आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता हो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने बनाया एमपी का मैप, ठीक है। अब आपने उसके बाद आपको मध्य भारत बताना है, बुंदेलखंड बताना है, इनके लिए आप उसको सजाने बैठ गए कि ये मध्य भारत है, ये सर्कल से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ये रीवा पन्ना है, ये फिर हमने क्रॉस से डिफाइन किया, ये बघेलखंड है। आपने यहाँ मेहनत की, इस ये अलग अलग जो डायग्राम्स आपने बनाए, ये इसको लाइनिंग करना या क्रॉस बनाना या फिर डॉट करना, या फिर आप इस तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन आपने दिया, इसमें आपका लग गया समय। ये मैप जो आपका 30 से 40 सेकंड में बन जाना चाहिए, इसने ले लिया आपके 2 मिनट, क्योंकि आपने पहले यहाँ ये प्रेजेंटेशन के लिए बनाया, फिर आप एक एक को यहाँ डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जैसे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है मध्य भारत, ये शो कर रहा है बुंदेलखंड, यहाँ मैंने बुंदेलखंड लिखा, ये शो कर रहा है रीवा पन्ना, फिर मैंने यहाँ रीवा पन्ना लिखा पूरा, फिर यहाँ पे मैंने ये शो कर रहा है हमारा, ये वाला है, ये हमारा नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा सोन घाटी शो कर रहा है, हमने उसको लिखा। इसको पूरे को हमें मैप को बनाने और उसके नाम लिखने में हमने ले लिए 2 से 3 मिनट, और हमारे पास 7 मार्कर लिखने के लिए 2 से 3 मिनट ही होते हैं। तो ये गलती से बचें अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो। अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ आप उसको 50 सेकेंड 30 सेकेंड में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये कीजिए, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि ये करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है तो इस डायग्राम से हम बचेंगे और फिर इस तरफ जाएंगे। हमने यहाँ डायग्राम बनाया, हमने उसमें नंबरिंग की या ABCD किया, ABCD किया या नंबरिंग की, जो भी किया हमने, उसी चीज को यहाँ हेडिंग यहाँ बॉक्स में लिखेंगे और उसका नाम यहाँ लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। अब आपको यहाँ की नंबरिंग यहाँ डिस्क्राइब करने की और उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और जो आप डायग्राम में क्रॉस बना रहे हैं, लाइनिंग बना रहे हैं, या जो भी प्रेजेंटेशन में बना रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने यहाँ वो चीज बता दी कि फर्स्ट नंबर पे जो चीज दी गई है उसमें ये, जैसे कि ये मैंने मृदा का डायग्राम बनाया है, जो उत्तर में है पर्वतीय मृदा है, यहाँ मैंने पर्वतीय मृदा लिखा, पर्वतीय मृदा की 2-3 विशेषताएं लिखी। ये हमारा मरुस्थलीय मृदा है, उसको लिखा मैंने, उसकी विशेषताएं लिखी। काली मिट्टी, उसको लिखा, उसकी 2-3 विशेषताएं लिखी। इसके बाद हमारी लाल पीली मिट्टी, ये जो भी पॉइंट्स हैं हमारे उनको लिखा मैंने, उसका डिस्क्राइब कर दिया। ये एक अच्छा तरीका होता है। इसी तरह एमपी में मैंने यहाँ पे पॉइंटिंग की, अगर आप उसको 10 नंबर में लेके जाने वाले हैं मैप को, तो आप फिर अलग अलग यूज करेंगे। जैसे आपको 10 नंबर में मैप बनाना है, थोड़ा छोटा ही मैप बनाएंगे, ठीक है।
जैसे आपको 10 नंबर में मैप बनाना है, आपने मैप बनाया, मैप बनाने के बाद आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, जो भी आपका नंबरिंग रहेगी, ठीक है। अब इस चीज को आप इस साइड पे, ये जो स्पेस है, मैप आपको यहाँ बनाना है, और इस साइड का जो स्पेस हमारे पास खाली बचेगा, यहाँ पे हम उसको नंबरिंग को डिस्क्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्पेस है, हमारे पास 10 नंबर के मैप में, या फिर 10 नंबर में हमारे पास 2 पेज रहते हैं, हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो टेबल होता है वो हम कहाँ यूज करें। एक तो आप अंतर में टेबल यूज करते हैं, आप आधार बताते हैं, एक पक्ष बताते हैं, दूसरा पक्ष बताते हैं, 3 जो कॉलम है उनको बना के आप अंतर बता देते हैं। लेकिन जैसे कोई ऐसी चीज जिसमें समान सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे हमको मृदा बतानी है, तो मृदा में कॉमन हेडिंग है, क्षेत्र बताएंगे, फसल बताएंगे, निर्माण बताएंगे, उसकी विशेषताएं बता देंगे। या फिर जो हमारा हिस्ट्री का पेपर है, विश्व विरासत स्थल, हम विश्व विरासत स्थल का नाम लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे, कब उसे घोषित किया गया, उसका स्थान, जिला जो है वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी विशेषताएं लिख देंगे। हमने 4 बॉक्स बनाए, 4 बॉक्स में उसका कंटेंट लिख दिया। एक ये तरीका हो जाता है उसको प्रेजेंट करने का। कोशिश करेंगे हम कि हमारी कॉपी में अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट हो, अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन हो। जैसे आपने किसी क्वेश्चन में देख लिया कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास सब हेडिंग्स हैं लिखने के लिए, तो हम उसमें टेबल बना लेंगे और उसको टेबल में प्रेजेंट कर देंगे। जैसे ये है, ये देखिए, एक अलाइनमेंट का ये भी तरीका होता है। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि यार ये लाइन खाली जा रही है, बर्बाद हो रही, तो आप पहला पॉइंट यहाँ देखिए, लेकिन ये जो नीचे के पॉइंट है उनमें अलाइनमेंट आप यूज कीजिएगा, ठीक है। मैप अगर आपको यूज करना है 7 मार्कर में, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई स्पेशल फैक्ट देना है, जैसे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बताइए, आप सेवा क्षेत्र का योगदान के 4-5 पॉइंट आपने यहाँ लिखे, और परसेंट का जो इकोनॉमी सर्वे का डेटा है, आपने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, योगदान लिखेंगे हम यहाँ, पूरा नहीं लिखेंगे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान डैश, हम उसका कंटेंट लिख देंगे। या कोई भी स्पेशल कोई आयोग है और उसकी संरचना पूछी गई है और उसके बारे में उसके कार्य पूछे गए हैं, हम यहाँ छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें संरचना दे देंगे, इधर कार्य दे देंगे। ये 2 डायमेंशन प्रेजेंट करने का एक ये तरीका भी है, प्लस हमारे आंसर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने का भी तरीका है। और ये इससे ज्यादा एक चीज और है, स्मार्ट वर्क। कैसे? नॉर्मली हम जब यहाँ से पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम सेंटेंस मेकिंग नहीं करते तो हमारे पॉइंट लगभग इस स्पेस के साथ खत्म हो जाते हैं। सेंटेंस मेकिंग वाले क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर रहे हैं वो पॉइंट लगभग यहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं, इधर का स्पेस हमारे पास खाली रहता है। तो हम यहाँ एक लाइन में वो फैक्ट देने की बजाय या वो चीज स्पेशल कंटेंट देने की बजाय हम यहाँ उसको अलग से लिख देंगे। 2 चीजें होंगी, यहाँ का स्पेस हमारे लिए पॉइंट के लिए बच जाएगा, और यहाँ देने से चूंकि वो चीज अलग से लिखी हुई है तो वो हाईलाइट हो रही है, तो चेकर जो है, कॉपी चेकर, उनका ध्यान वहां जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई प्रोसेस बतानी है, जैसे कि हमारी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रक्रिया बताइए, या फिर जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है, क्रय प्रबंधन की प्रक्रिया को बताइए, तो प्रक्रिया हम इस तरीके से बताएंगे। एक चरण, उसके बाद हमने एरो बनाया, दूसरा चरण, फिर हमने एरो बनाया, तीसरा चरण। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम क्रमिक रूप से बताएंगे। जिसमें आपको चरण बताने हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने चरण लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, और आप डायरेक्ट, एक मिनट, आपको बहुत सारे चरण बताने हैं, आपने चरण 1, चरण 2, चरण 3 यहाँ पे आप लिखेंगे, और उनमें आपस में एरो बना देंगे, और इधर का स्पेस आप डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर लेंगे। अब ये दोनों में क्या प्रोसेस, तो दोनों ही है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? जब हमें स्पेस भरना है और कम कंटेंट है, हम इसके साथ जाएंगे, एरो का साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कम कंटेंट है और स्पेस भरना है, क्योंकि आप इधर का भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं इसमें, इधर का भी, लेकिन आपको पता है कि कोई
चीज है उसमें आपके पास समय भी है अभी लिखने के लिए और आपके पास स्पेस भी पर्याप्त है, तो फिर आप यहाँ पे प्रोसेस बता देंगे, ठीक है, और इधर वाला कंटेंट लिखने के लिए आप स्पेस यूज कर लेंगे। इसके बाद एक मैप ये है, जो जैसे हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, 7 मार्कर भी हो सकता है, वो 10 मार्कर भी हो सकता है। एक तरीका होता है ये जो हमने पीछे देखा 1 2 3 करके लिखने का। दूसरा तरीका होता है कि आपने, जैसे आपके पास ये पेज है, आपने पेज में बीच में मैप बनाया, और जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना फ्लो चार्ट के साथ, फ्लो चार्ट की तरह आपने मैप को यूज कर लिया और डायरेक्ट बता दिया कि भाई ये जो है हमारा, ये मध्य भारत का पठार है, ये जो है हमारा मालवा क्षेत्र है, ये जो है हमारा पर्टिकुलर नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पे सतपुड़ा है, जो भी आपका कंटेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं मैप का। मैप बनाना सीख लीजिएगा। मैप मैप जो एमपी का है वो एमपी की तरह नजर आना चाहिए, भारत की तरह नहीं। भारत का नक्शा भारत की तरह नजर आए, एमपी की तरह नहीं। और जैसे मैप बनाने में कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो एमपी की लाइन है वो जिगजैग है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से कुछ जिगजैग करते हुए। ये ये आपने बनाया मैप, जिगजैग करने के चक्कर में मेरा भी मैप थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है। ये आपने बनाया मैप, ठीक है, एमपी का है, एमपी जैसा फिर भी दिख रहा है। इसमें आपने जिगजैग के लिए कम से कम नहीं तो 10 से 15 सेकेंड आपने वेस्ट कर दिए, और 10 से 15 सेकेंड मतलब 2 मार्कर क्वेश्चन का हाफ पार्ट। 10 से 15 क्या, आपने इसमें 30 सेकेंड तक वेस्ट कर दिए। आपने डिसाइड किया आपको कहाँ से बनाना है, आपने वहां पेन रखा, कोई जिगजैग नहीं, अपने मैप का, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आप ये आपने यहाँ बालाघाट लिया, फिर आपने देखा कि बैतूल इक्वल में है, ये आपका बुरहानपुर गया, ये आपका नीमच गया, ये आपका मंदसौर गया, और ये आपका मैप कंप्लीट। मैंने इसमें कोई जिगजैग नहीं की क्योंकि नीमच मंदसौर का एरिया थोड़ा सा ज्यादा वैसा है, वहां पे बनाना इंपॉर्टेंट था, सिर्फ उसको बनाया। बैतूल को अलग से दिखाने के लिए बताया। इधर हमें पता है बुरहानपुर लोएस्ट पॉइंट है, उसको लोएस्ट पे लेकर के गई। यहाँ पे बालाघाट में एक पॉइंट है, उसका ध्यान रखा। और सिर्फ हमारे ये जो उत्तर भारत, ये उत्तरी मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, इसका ध्यान रखा मैंने। जैसे मान लीजिए हमें इंडिया का मैप बनाना है, अब इंडिया का मैप कैसे बनाएंगे, लोगों को मैंने देखा है यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर लेकर के जाते हैं, लेकिन इंडिया के मैप में सबसे ज्यादा टफ चीज क्या है, क्या चीज हमें बनाने में सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें इंडिया का जो ऊपरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, उसको सबसे पहले बनाना है। फिर इसके बाद आप जो बाकी मैप है वो बनाएंगे, ये आपका इंडिया बनकर कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा बस ये वाले हिस्से का ध्यान रखना है, ये वाले हिस्से का ध्यान रखना है, ये वाले हिस्से का ध्यान रखना है। इंडिया बनाते समय एक चीज का और ध्यान रखना है कि मैप अगर केवल आपको दक्षिण भारत की चीजें शो करनी है तो आप इस तरीके का मैप बनाएंगे, आपको पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पूरा मैप बनाने की जरूरत होगी आप केवल वहीं बनाएंगे। मैपिंग का यूज आपको हिस्ट्री में भी किसी शासक का शासन क्षेत्र बताना है, किसी राजवंश का क्षेत्र बताना है, उसके लिए करना है। किसी व्यक्तित्व का कार्य क्षेत्र बताना है, जैसे कि आपको टांटिया भील का कार्य क्षेत्र बनाना बताना है, तो आप एमपी का मैप बनाएंगे और ये वाला क्षेत्र बल हम बता देंगे कि इनका कार्य क्षेत्र है, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसके बाद ज्योग्राफी में तो हर चीज मैप से ही याद करनी है, मैप से ही प्रेजेंट करनी है, इस तरीके से आप मैप का यूज करेंगे। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन में क्या चीजें नहीं करनी है, क्या ना करें। जैसे आपने हेडिंग इस तरीके से लिखा और उसके बाद एरो बनाया, इतना स्पेस आपका पॉइंट लिखने के लिए यूज नहीं हुआ, ये ऐसा लग रहा है कि आपने स्पेस बर्बाद कर दिया है। जैसे कि कई लोग करते हैं, मैंने देखा है, हेडिंग लिखी, इसके बाद ये हेडिंग, इसके पॉइंट्स के लिए एरो बना दिए, इसके पॉइंट्स के लिए एरो बना दिए। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस हमारा हो गया बर्बाद, ठीक है। और इसमें हम कुछ स्पेसिफिक, ये स्पेस अगर हम बचा लेते, इस साइड वाला स्पेस यूज करके हम
उसमें कुछ फैक्ट लिख सकते थे, कुछ कंटेंट लिख सकते थे। तो ये चीज नहीं करें। अगर आपको हेडिंग लिखनी है, कोई बड़ी हेडिंग है, तो आप उसमें हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ यहाँ फैक्ट लिखेंगे, आप एरो का यूज नहीं करेंगे। या फिर आपको कोई हेडिंग जैसे लिखनी है विशेषताएं, तो आप उसको यहाँ पे हेडिंग लिख के इस तरीके से लगाने की जगह, या फिर कुछ लोग जैसे ये हेडिंग लिखी उन्होंने विशेषताएं और फिर यहाँ से शुरू करते हैं इस तरीके से, फिर भी हमारा स्पेस बर्बाद हुआ। तो अब हम करें क्या, समाधान क्या है इसका? हम हेडिंग को इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा पेज है इसके इस साइड पे हम हेडिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं। ये हमने विशेषताएं लिख दिया। वहीं यदि आप यहाँ विशेषताएं इस तरीके से लिख के फिर पॉइंट्स देते, आपका स्पेस खराब हो जाता। और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमारे पास लिखने को बहुत कुछ होता है, फिर हम जब स्पेस बर्बाद कर देते हैं ना, उसके बाद हमें ध्यान आता है कि अरे यार, इसमें तो हम और भी कुछ लिख सकते थे। सेम चीज ये हेडिंग में भी होती है कि आप इतने बड़े बड़े एरो, एक तो इनको बनाने में समय गया आपका, दूसरा उन्होंने आपका स्पेस खराब कर दिया। तो ये चीज, और ये चीज बता दिखाती भी है कि आपने कहीं ना कहीं स्पेस बर्बाद किया है, स्पष्ट दिख रहा है उसमें स्पेस बर्बाद हुआ है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू एवरीवन।